काजल दादाजी वाला। काजल, इतना अच्छा समय मैंने उनके साथ बिताया, सपना बार बार वही क्यों आता है? वही होली के दिन मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ उनके साथ, कमरे से तौलिया लेने के लिए नीचे जाते हैं, वहां सीढ़ियों में कुछ लोग रंग बिरंगा सा मफलर लेके उनका गला घोटने लगते हैं। मैं पहुंचा जब तक तब तक वो धक्का भी दे चुका था। इतने साल हो चुके हैं काजल, इतने साल हो चुके हैं, मैं बार बार यही सपना देखता रहता हूं। मार डाला दादाजी को काजल, मार डाला दादाजी को काजल। नीरज, नीरज बेटा, नीरज को दादाजी के फोटो के सामने आना ही नहीं चाहिए था। तुम जानती थी ना बचपन में वो कितना डरा करता था। तुम्हें जरा ध्यान रखना चाहिए था। पहली बार मैंने नीरज को दादाजी की तस्वीर को इस तरह देखते हुए देखा। एकटक, बिना पल के झपका। ऐसे लग रहा था जैसे वो बीती हुई बातों को याद करने की कोशिश कर रहा। लग रहा था जैसे उसे सब कुछ पता चल गया कि उसके दादाजी मरे नहीं बल्कि उन्हें मारा गया है। बस रेखा जी, बीती हुई बातों को दोहराने की जरूरत नहीं है। दीवारों की भी कान होते हैं। क्या करूं मैं? मामला बहुत गंभीर होता जा रहा है। हमें जल्दी से कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो आप ही बताइए क्या करना चाहिए। मैंने नीरज के चेहरे पर एक अजीब सी दृढ़ता देखी वकील साहब, जैसे वो दादाजी के हादसे को जड़ से जानना चाहता। और अगर उसने अपनी ये ख्वाहिश काजल के सामने रख दी तब तो आप जानते हैं कि वो औरत क्या कर सकती है। जब तक नीरज की दिमागी हालत ठीक नहीं थी हमें कोई डर नहीं था वकील साहब, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। अब तो नीरज खुद इस बात की जड़ तक पहुंचना चाहता है और वो काजल किसी ना किसी तरह उसे वहां पहुंचा ही देगी। अगर काजल को पता चल गया ना कि मैं नीरज की सौतेली मां हूं तो 2 और 2 5 साबित करने में उसे देर नहीं लगेगी। नहीं वकील साहब, हमें अपनी रणनीति बदलनी है। हमें किसी तरह नीरज को काजल से दूर करना ही है। लेकिन ये कैसे होगा? आपकी मदद चाहिए वकील साहब। मेरे पास एक प्लान है। डैडी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे कोई हक नहीं था कि मैं मम्मी जी से इस तरह बात करूं, सबके सामने उन पर चिल्लाऊं। पता नहीं मुझे क्या हो गया था डैडी,
लेकिन शायद नीरज को खोने के डर से मैं आई एम रियली वेरी सॉरी। बेटे, मैं तुम्हारी परेशानियों को समझ सकता हूं, लेकिन सच कहूं तो उस दिन मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। लेकिन तुम्हारी यही खूबी तुम्हारी सारी कमियों को दूर कर देती है। अपनी गलती का एहसास होते ही तुम फट से माफी मांग लेती हो और अपने दिल को साफ कर लेती हो। और साफ दिल इंसान मुझे हमेशा पसंद है। डैडी एक बात और है, नीरज को फिर से दादाजी के सपने आने लगे हैं और वो शुरुआत से बार बार एक ही बात दोहराता है कि उन लोगों ने दादाजी को मार डाला। वो ऐसा क्यों कहता है डैडी? उसका क्या मतलब है? बेटे, अगर नीरज को फिर से उस तरह के सपने आ रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें उसे वो सारी पुरानी बातें भुलाने में मदद करनी होगी, क्योंकि पुरानी बातें कुरेदने से क्या फायदा। आप भी जानबूझकर अनजान क्यों बन रहे हैं? अगर इस घर में कोई भी दादाजी की मौत के बारे में सच्चाई जानता है तो वो आप ही होंगे। अगर आप भी इस बात में मेरी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा डैडी? क्या बात है पंडित जी, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? दरअसल आपसे बहुत जरूरी बात करना है। बोलिए। आपकी बहू काजल है ना, बहुत ही चालाक है। क्यों, क्या हुआ? उसने अपनी और नीरज की कुंडली पंडित रामखिलावन मिश्रा को दिखलाया है। उन्होंने मुझे खुद टेलीफोन करके कहा कि आपने जो गणना की है बिल्कुल गलत है। काजल को पता चल गया है कि नीरज की कुंडली में जो कारस्थल पर योग है वो गलत है। मैं समझता हूँ काजल को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, वरना काजल को शक हो जाएगा कि ये सब मैंने आपके दबाव में आकर किया है। इसलिए मैं बड़ी बेसब्री से आपका इंतजार कर रहा था। देखा जी, आप कहे तो मैं काजल से मिल लेता हूँ। नहीं नहीं पंडित जी, अब मैं देखती हूँ कि क्या करना है, लेकिन अच्छा हुआ आपने मुझे ये बताया। अच्छा, मैं चलूँ? नमस्कार। आप कहाँ से आ रही हैं मामा? मुझसे इस तरह सवाल पूछने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? ये अधिकार मैंने किसी बहू को नहीं दिया है। कुछ जानने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे जो जानना था मैं जान चुकी हूँ। आप जानना चाहेंगी मम्मी? आप ऋचा को इसलिए पैसे देती हैं क्योंकि वो कभी भी हमारी कंपनी की एम्प्लॉय नहीं थी, आपके लिए काम कर रही थी। किस लिए पैसे देती हैं आप मम्मी? पैसे मेरे हैं, मैं किसी को भी दे सकती हूँ। जरूरत से ज्यादा जानने की कोशिश की तो पिछली बार की तरह अपने मुंह के बल गिरोगी। मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना। आप बेफिक्र रहिए मम्मी, मैं कभी भी आपके रास्ते में नहीं आऊंगी। आपको इतनी इज्जत देना तो मेरा फर्ज बनता है। प्लीज देखिए, मुझे दिखाए बिना पेपर्स डिस्पैच नहीं करेंगे। मैं अभी आधे घंटे में ऑफिस पहुंच रहा हूँ, बात करते हैं वहाँ पे। ऑलराइट, चलिए मिलता हूँ आपसे। नीरज, हाँ? तुम्हें पता है मम्मी ने ऋचा को पैसे दिए हैं? मम्मी ने ऋचा को पैसे दिए? मेरी समझ में भी नहीं आ रहा। अब तो हमारी कंपनी में भी काम नहीं करती। अगर लोन भी है तो मम्मी को देने की क्या जरूरत है? जरूरत पड़ी होगी उसको पैसों की, और अब नहीं भी काम कर रही है तो करती तो थी ना कभी काम। मैं एक काम करता हूँ, मैं मामा को बोलता हूँ वो ऋचा से पैसे वापस ले लेगी। ऋचा को मैं ऑफिस से दिला दूंगा ऑन अकाउंट। हाँ, लेकिन नीरज, सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारे ऑफिस के काम में दखल नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन क्या करती? ऋचा के पास ना ही नौकरी थी, ना ही रहने के लिए घर, और वो हमारी कंपनी में काम करती थी, इसलिए मैंने ये सब जरूरी समझा। लेकिन शायद मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। नहीं मम्मी जी, गलती आपकी नहीं, गलती तो मेरी है। मुझे आपसे पैसे नहीं मांगने चाहिए थे। आपसे इतना अपनापन मिला इसलिए पैसे मांग बैठी। I'm sorry। ऋचा, इसमें सॉरी फील करने वाली कोई बात नहीं है।
तुम्हें जरूरत थी तो तुमने पैसे मांग लिए। मामा है ये ऐसी, किसी को परेशान नहीं देख सकती। काजल, ऋचा को पैसे चाहिए तो दे दो। बाय। बिल्कुल सही समय पे आए, वरना हम दोनों बुरी तरह से फंस जाते। वो सब तो ठीक है, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, आप आइए। तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? ईशान, मुझे आज भावना से मिलना था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक साथ चलें। अनुराधा, जब तक हम घर पहुंचेंगे बहुत देर हो चुकी होगी और भावना सो चुकी होगी। इसलिए अगर तुम्हें भावना से मिलना है तो तुम्हें कल आना पड़ेगा। मैं राम सिंह को बोलता हूँ, तुम्हें घर छोड़ देगा, मैं टैक्सी लेकर चला जाऊंगा। सच कहूं, मैंने आज तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहते थे ना, लेकिन शायद उस वक्त वहां पे भावना आ गई हो और इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर सके, है ना? ईशान, कहो ना, तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? बात से अनुराधा, कौन सी? Let's not have any misconceptions. फोन मैं नहीं कर रहा था, भावना कर रही थी, बार बार कर रही थी। मैंने उसके हाथ से फोन से इसलिए छीना क्योंकि मैं चाहता था वो तुमसे बात करे। वो बातें वो तुमसे नहीं कर पा रही थी। ओके, तो तुम इसमें ऐसा कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत करो जो कि नहीं है। एक वो है तुम्हारी बहन, तुम्हारे बारे में हमेशा कितनी कंसर्न रहती है। Anyways, बहुत देर हो चुकी है। राम सिंह से बोल देता हूँ तो मैं घर छोड़ देगा, मैं टैक्सी लेके निकल जाऊंगा। आइए आइए खन्ना साहब, मैं आपका इंतजार कर रहा था। वक्त के तो आप बहुत पाबंद हैं, बिल्कुल ठीक वक्त पर आया। तुम मुझे अभी ठीक से पहचानते नहीं हो। कैसी बातें करते हैं खन्ना साहब? जिस घर में मेरे कलेजे का टुकड़ा पल रहा हो, उस घर के मालिक को भला मैं कैसे नहीं? अगर पहचानते तो इस तरह मुझे लीगल नोटिस भेजने की गलती नहीं करते। अगर आपको लगता है कि वो गलती थी, ठीक है, अदालत में जज के सामने उस गलती को सुधारने उसकी चिंता आप मत करिए। अगर तुम ये समझते हो कि मैं अदालत जाने से डरता हूं तो ये तुम्हारी गलत है। अनुभव को हमने लीगली अडॉप्ट किया, इसके सारे कागजात हमारे पास हैं। अदालत में हमारे खिलाफ कोई केस नहीं। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन जब भरी अदालत एक रोती बिलखती मां को देखेगी जिसके कलेजे के टुकड़े पर एक अमीर बांझ अपना हक जमा कर बैठी हुई, तो बात कुछ दूसरी हो जाएगी खन्ना साहब। हाँ, एक बात बता दूं, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन भावनाओं से गरीब नहीं। बस आप देखते तो जाइए कि मैं कैसे भरी अदालत में अपनी बीवी के आंसुओं के सैलाब को पेश करता हूं। जाइए और अपनी बांझ बीवी को सांत्वना देना शुरू कर दीजिए। सांत्वना तुम अपने आप को दो, क्योंकि जब अदालत के सामने तुम्हारा असली रूप आएगा तो तुम्हारी असली जगह चला होगी। अदालत को यह यकीन दिलाना बहुत मुश्किल होगा कि जो बाप आज तक अपने बच्चे का सौदा करता है, उसके दिल में अचानक अपने बच्चे के लिए इतना प्यार कैसे मुड़ा है। हमारे पास हर वो टेप और सबूत मौजूद है जिसके जरिए तुम सुनी की पैसे कानून
उसे ब्लैकमेल कहती है। फिर भी मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। ये केस तुम अदालत से वापस लो, वरना बहुत पछताओगे।